गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, 11th क्लास एनसीईआरटी फिजिक्स को हम पढ़ रहे हैं और सेकंड चैप्टर का हमारा पहला लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। आज आपके बीच उपस्थित हुए हैं सेकंड चैप्टर का सेकंड लेक्चर लेकर। आपने जो पहले वाला लेक्चर है वो देख लिया होगा और उसको अपनी फेयर कॉपी पे लिख भी लिया होगा। अगर अभी तक आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप उसे देखना पहले और फिर इस वाले लेक्चर को देखना। आज का लेक्चर बड़ा ही काम का होने वाला है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पहला टॉपिक है आज का लंबन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं पैरेलैक्स। अब देखो ये होता क्या है, थोड़ा ध्यान से समझेंगे इसको। प्रेक्षण बिंदु के परिवर्तित होने पर, प्रेक्षण बिंदु के परिवर्तित होने पर किसी वस्तु की पृष्ठभूमि के सापेक्ष, किसी वस्तु की पृष्ठभूमि के सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन, स्थिति में परिवर्तन लंबन कहलाता है। तो मेन बात क्या है यहाँ पे, परिवर्तन। जो परिवर्तन है वो क्या होगा, लंबन होगा। प्रेक्षण बिंदु क्या होता है, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो हम देखो इसको इस डायग्राम की हेल्प से समझ सकते हैं। ये हमारे पास ए और बी दो पॉइंट है और ये दोनों पॉइंट एक दूसरे से स्मॉल डी डिस्टेंस पे है। यहाँ पे ये मून है, मतलब ये चंद्रमा है, और ये मान लिया हमने इससे डी डिस्टेंस पे है, कैपिटल डी डिस्टेंस पे। और जो यहाँ पे लंबन कोण है, जो इनके बीच का कोण है, वो हमने क्या मान लिया, थीटा। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मिलेगा आपको, देखो कैसे। यहाँ पे क्या लिखा है, यदि दो प्रेक्षण बिंदुओं के बीच की दूरी स्मॉल डी है, ठीक है ना, ए और बी को क्या मान लो, दो प्रेक्षण बिंदु मान लो, और इनके बीच की दूरी क्या है, स्मॉल डी, तथा लंबन कोण थीटा है। लंबन कोण हमने क्या मान लिया, थीटा। तब दूरस्थ ग्रह की दूरी, दूरस्थ का मतलब जो बहुत ज्यादा दूर होगा, उसकी दूरी हम कैसे फाइंड करेंगे, तो कैपिटल डी इक्वल टू स्मॉल डी अपॉन थीटा। आप इस तरीके से आसानी से फाइंड कर सकते हो। तो बेसिकली यही है कि जो भी दो पॉइंट हमारे पास है, जो भी हमारे पास प्रेक्षण बिंदु है, उनकी स्थिति में जो परिवर्तन होगा, उस परिवर्तन को हम क्या बोल देंगे, लंबन बोल देंगे। 11th क्लास में ये टर्म बहुत कम यूज होगी, लेकिन 12th क्लास में कई जगह इस टर्म का यूज है, और स्पेशली प्रैक्टिकल है एक दो, उसमें लंबन का यूज होगा और लंबन के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। तो लंबन का मतलब क्या है, परिवर्तन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है हमारा प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि को इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम, इको साउंड। इको साउंड की डेफिनेशन क्या है, किसी बड़े आकार की वस्तु से टकराकर, किसी बड़े आकार की वस्तु से टकराकर लौटने वाली ध्वनि को प्रतिध्वनि कहते हैं। जैसे ये हमारे पास कोई पहाड़ है, ठीक है, ये चट्टान है कोई बहुत बड़ी, और हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, ठीक है, और यहाँ से हमने आवाज लगाई और आवाज टकराने के बाद फिर वापस आ गई, ठीक है ना। तो एक ऐसी ध्वनि जो किसी बहुत बड़ी वस्तु से टकराकर वापस आ रही हो, इस वापस आने वाली ध्वनि को हम परावर्तित ध्वनि भी बोल देंगे। तो क्या लिखा है यहाँ पे, टकराकर लौटने वाली परावर्तित ध्वनि को प्रतिध्वनि कहते हैं। आगे इंपॉर्टेंट बात है इसके बारे में, यदि कोई ध्वनि किसी पहाड़ी से परावर्तित होकर स्मॉल v मीटर प्रति सेकंड की चाल से t सेकंड में वापस लौटती है, तब प्रेक्षण बिंदु से पहाड़ी की दूरी, ध्यान रखना आपको ये फॉर्मूला, स्मॉल s इक्वल टू v मल्टीप्लाई t अपॉन 2। ये तो क्या है, हमारे से पहाड़ी की दूरी है। मान लो वो सामने पहाड़ी है और हम यहाँ से आवाज लगा रहे हैं और आवाज वहां तक गई, टकरा के वापस आई, टकराने वाली ध्वनि को क्या बोल रहे हैं हम, प्रतिध्वनि। तो वो जो पहाड़ी हमारे से कितनी दूरी पे स्थित है, वो दूरी है s। तो s इक्वल टू क्या होगा, v मल्टीप्लाई t अपॉन 2। v क्या है, v है स्पीड और t क्या है, समय। v मल्टीप्लाई t अपॉन 2 कर देंगे हम, राइट। आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है लेजर। इसको लेसर भी बोलते हैं, लेजर भी बोलते हैं, LASAR। लेसर की फुल फॉर्म आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। देखो लेसर है क्या, पहले तो ये समझ लो। लेजर अत्यधिक तीव्र समदैशिक एक वर्णी, मतलब एक ही कलर का, एक ही रंग का। वर्ण का मतलब क्या होता है, रंग। लेजर अत्यधिक तीव्र समदैशिक एक वर्णी प्रकाश पुंज है।
इसका पूरा नाम लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन है। ठीक है ना, कोई भी आपसे पूछ सकता है कि लेजर की फुल फॉर्म बता दो, लेजर की फुल फॉर्म क्या होती है, तो आपको ध्यान रखना है। देखो आगे काम की बात लिखी है, यदि लेजर पुंज के पृथ्वी से चंद्रमा तक जाने और आने में लगा कुल समय स्मॉल t हो तो चंद्रमा की दूरी कैपिटल D इक्वल टू C मल्टीप्लाई T अपॉन 2। ये वाला फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे D क्या है, डिस्टेंस है चंद्रमा की पृथ्वी से, और C क्या है, प्रकाश की चाल है। आपको पता होगा प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकंड, और T क्या है यहाँ पे, समय होगा। तो ये छोटी छोटी डेफिनेशन है, आपको इनको रिलेट करके समझना है, डेली रूटीन लाइफ से जोड़ कर देखना है। अगला टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, मापन में त्रुटियां। अब हम त्रुटि का कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आपको एक एक बात अच्छे से समझनी है ताकि आपको किसी भी न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो मापन में त्रुटियां, त्रुटि का मतलब होता है कमी या अनियमितता। तो देखो क्या है इसके अंदर, किसी मापक यंत्र द्वारा ली गई माप की अनिश्चितता को त्रुटि कहते हैं। ठीक है ना, ध्यान से समझना इसको। किसी मापक यंत्र द्वारा, हमारे पास क्या है, कोई मापक यंत्र है, ठीक है ना, कोई इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास, उससे हमने किसी चीज को मापना शुरू किया और अगर वहां पे हमें कोई अनिश्चितता दिखाई देती है, सही वैल्यू नहीं दिखाता है वो, तो हम क्या कहेंगे कि इसमें कुछ त्रुटि है, इसमें कुछ कमी है। राइट, ये मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। त्रुटियां कितने प्रकार की होंगी, 2 प्रकार की। नंबर 1 क्रमबद्ध त्रुटियां, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिस्टेमेटिक एरर्स। अब देखो ये है क्या, मापक यंत्र की रचना, तकनीक की अपूर्णता, मापन के समय बाह्य कारकों जैसे ताप, दाब आदि में परिवर्तन तथा मापनकर्ता की व्यक्तिगत सीमाओं के कारण होने वाली त्रुटियों को क्रमबद्ध त्रुटियां कहते हैं। देखो मतलब क्या है इसका, जो मापक यंत्र है ना, उसकी रचना कैसी है, उसकी बनावट कैसी है, इस कारण भी क्रमबद्ध त्रुटियां हो सकती है। तकनीक की अपूर्णता, जो टेक्नोलॉजी है उसका ज्ञान ना हो, उसकी नॉलेज ना हो, तब भी क्रमबद्ध त्रुटियां हो सकती है। या मापन के समय बाह्य कारकों जैसे ताप, दाब आदि में परिवर्तन, एकदम ताप ज्यादा हो जाए या एकदम दाब ज्यादा बढ़ जाए, उसके कारण भी क्या हो सकती है, क्रमबद्ध त्रुटियां। या मापनकर्ता, जो भी किसी चीज को, किसी भौतिक राशि को माप रहा है, कोई भी इंसान, उसकी जो व्यक्तिगत सीमा है, उनके कारण भी ये त्रुटियां हो सकती है। तो इन त्रुटियों को हम क्या बोल देंगे, क्रमबद्ध त्रुटियां बोल देंगे। राइट, नेक्स्ट नंबर 2 क्या है हमारा, यादृच्छिक त्रुटियां। यादृच्छिक त्रुटियों को इंग्लिश में बोलते हैं हम रैंडम एरर्स। क्या होती है ये, मापन में अनियमित रूप से होने वाली, मापन में अनियमित रूप से होने वाली त्रुटियों को यादृच्छिक त्रुटियां कहते हैं। यादृच्छिक त्रुटि का कोई निश्चित ज्ञात कारण नहीं रहता है, अतः इसे पूर्णतः दूर नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास त्रुटियों की अभिव्यक्ति। त्रुटियों की अभिव्यक्ति क्या होती है, अभिव्यक्ति के आधार पर त्रुटियों को निम्नलिखित 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। त्रुटियों की अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति के आधार पर त्रुटियों को निम्नलिखित 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। अब यहां से मोस्ट इंपोर्टेंट बात शुरू होगी। नंबर 1 पढ़ते हैं सबसे पहले। नंबर 1 क्या है हमारे पास, निरपेक्ष त्रुटि। इंग्लिश में बोलते हैं इसको एब्सोल्यूट एरर्स। किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान तथा प्रेक्षित मान, कोई भी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है, उसकी जो रियल वैल्यू है वो, और जो उसकी ऑब्जर्व की गई वैल्यू है वो, जो हमने प्रैक्टिकल करके फाइंड की है वो वैल्यू के अंतर के परिमाण को मापन की निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। देखो 2 चीजें हैं हमारे पास, एक तो है हमारे पास रियल वैल्यू और एक हमारे पास है प्रैक्टिकल वैल्यू। तो रियल वैल्यू में से प्रैक्टिकल वैल्यू माइनस कर दो, माइनस करने के बाद जो भी आया उसका मोड ले लो। मोड का मतलब होता है परिमाण, परिमाण का मतलब पॉजिटिव वैल्यू होगी इसकी। जो वो परिमाण होगा उसको हम क्या बोल देंगे, निरपेक्ष त्रुटि बोल देंगे। अब एक बात ध्यान से सुनो, यदि किसी भौतिक राशि का वास्तविक मान ज्ञात न हो, देखो जो प्रैक्टिकल वैल्यू है वो तो हम फाइंड कर सकते हैं, लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है कि जो वास्तविक मान है वो ज्ञात ना हो, तब उस राशि के अनेक प्रेक्षित मानों
कुछ वैल्यू निकाल सकते हैं और जो उन वे वैल्यू होंगी उनका हम क्या करेंगे, समांतर माध्य निकाल देंगे। समांतर माध्य को ही उस भौतिक राशि का वास्तविक मान लेते हैं। थोड़ा ध्यान से सुनो एक बार। मान लीजिए हमारे पास कोई भौतिक राशि है और उस भौतिक राशि का वास्तविक मान हमें नहीं पता है, तो हम एक काम करेंगे, उसकी कई वैल्यू ऑब्जर्व कर लेंगे, उसको प्रैक्टिकल कर लेंगे, हम उस चीज का प्रैक्टिकल कर लेंगे और 4-5 वैल्यू निकाल लेंगे। 4-5 वैल्यू जो भी जितनी भी वैल्यू हमने निकाली उन सभी का हम क्या निकाल देंगे, समांतर माध्य। अब समांतर माध्य क्या होता है, एवरेज निकालना, संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। तो जो वो औसत निकलेगा, जो वो एवरेज निकलेगा, वही मान वास्तविक मान को प्रदर्शित करेगा। क्लियर है ना बात। तो वास्तविक मान होना जरूरी है, प्रैक्टिकल मान हम प्रैक्टिकल करके निकाल सकते हैं। तो वास्तविक मान माइनस प्रैक्टिकल मान, दोनों का मोड निकाल दो। मोड का मतलब उसका परिमाण यानी कि पॉजिटिव वैल्यू, तो उसको हम क्या बोल देंगे, निरपेक्ष त्रुटि बोल देंगे, एब्सोल्यूट एरर बोल देंगे। आगे देखो क्या है इसमें, यदि किसी भौतिक राशि a का मापन करते समय हमारे पास क्या है, कोई भौतिक राशि है a, उसका हमें क्या करना, मापन करना है। ली गई n मापों के प्रेक्षित मान क्रम से a1, a2, a3 अप टू an है, तब उस भौतिक राशि का वास्तविक अथवा माध्य मान, उसको वास्तविक मान भी बोल सकते हैं, या जब हमने उसका समांतर माध्य निकाला है तो हम उसको माध्य मान भी बोल सकते हैं। तो देखो am, m का मतलब है यहाँ पे मीन, m का मतलब क्या है यहाँ पे, मीन, और मीन का मतलब होता है एवरेज, एवरेज मतलब औसत। तो ये क्या होगा यहाँ पे a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस 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 अप टू an, अपोन में क्या करेंगे हम n कर देंगे यहाँ पे, अपोन में क्या करेंगे यहाँ पे n। देखो औसत का फॉर्मूला क्या होता है, संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। तो n संख्या थी हमारे पास, n ऑब्जर्वेशन थे, तो हम n से यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। आगे एक बात और समझो, ये तो हमने वास्तविक मान निकाला है, वास्तविक मान जब निकल जाएगा तब हम क्या निकाल सकते हैं, निरपेक्ष त्रुटि निकाल सकते हैं। अब देखो निरपेक्ष त्रुटि कैसे निकालेंगे, यहाँ पे क्या लिखा है, विभिन्न प्रेक्षित मानों में निरपेक्ष त्रुटियां। जैसे मान लो हमारे पास वास्तविक मान कितना है am, और जो हमने ऑब्जर्व किया जो प्रेक्षित मान है वो कितना है a1, तो a1 में जो निरपेक्ष त्रुटि होगी वो क्या होगी, कैसे प्रदर्शित करेंगे, डेल्टा a1 का मोड। ध्यान से समझना बात को, a1 हमारे पास क्या था, प्रेक्षित मान, और a1 में हमें निकालनी है निरपेक्ष त्रुटि। तो आप एक काम करना, डेल्टा इससे पहले लगा देना और मोड लिख लेना। तो डेल्टा a1 का मोड क्या है, a1 में निरपेक्ष त्रुटि। और फाइंड कैसे करेंगे, देखो जो am है ना, ये तो है वास्तविक मान, माइनस जो a1 है ये है प्रेक्षित मान। तो वास्तविक मान माइनस प्रेक्षित मान का परिमाण, इसकी वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू, तो इसको हम क्या बोलेंगे, निरपेक्ष त्रुटि बोल देंगे, राइट। अब a2 में देखते हैं, ऐसे इसी तरह से a2 के मान में निरपेक्ष त्रुटि क्या होगी, डेल्टा a2 का मोड। तो इसे हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, वास्तविक मान माइनस प्रेक्षित मान का मोड। और जैसे मान लो हमें a3 निकालनी हो, तो a3 में निरपेक्ष त्रुटि क्या होगी, डेल्टा a3 का मोड इक्वल टू कितना, वास्तविक मान am है माइनस प्रेक्षित मान किसका निकाल रहे हैं हम, a3 का। अब देखो वास्तविक मान माइनस प्रेक्षित मान का परिमाण हो गया ना। जैसे मान लो हम इसके बारे में निकालना चाह रहे हैं, इसका प्रेक्षित मान, तो कैसे निकाल सकते हैं, an का प्रेक्षित मान होगा डेल्टा an, इसका मोड इक्वल टू वास्तविक मान तो am ही है ना हर बार, माइनस और प्रेक्षित मान क्या है हमारे पास an, और इसका हमें क्या निकालना, परिमाण। तो इस तरीके से हम निरपेक्ष त्रुटि आसानी से फाइंड कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, आपको क्या ध्यान रखना है कि हमारे पास कोई भी भौतिक राशि है, उसमें अगर हमें कुछ त्रुटि फाइंड करनी है तो हम कैसे करेंगे, हम ऑब्जर्व करेंगे, हम प्रैक्टिकल करेंगे, और जो भी हमें प्रेक्षण मिलेगा ना, जो भी हमें प्रेक्षित मान मिलेंगे हम उनको ध्यान रखेंगे। अगर हमें वास्तविक मान ही नहीं पता है तब हम क्या करेंगे, कुछ ऑब्जर्व वैल्यू निकाल लेंगे, कुछ प्रेक्षित मान निकाल लेंगे, फिर उनका औसत निकाल लेंगे। जो प्रेक्षित मानों का औसत होगा उसको हम वास्तविक मान या माध्य मान सकते हैं। मेन फॉर्मूला क्या है, मेन फॉर्मूला यही है कि वास्तविक मान माइनस प्रेक्षित मान का परिमाण क्या कहलाएगा, निरपेक्ष त्रुटि कहलाएगा। तो ये था हमारा पहला टाइप,
चलिए अब समझ लेते हैं दूसरा टाइप। नंबर सेकंड है हमारी आपेक्षिक अथवा भिन्नात्मक त्रुटि। इंग्लिश में बोलते हैं इसको रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर। रिलेटिव मतलब आपेक्षिक और फ्रैक्शनल मतलब भिन्नात्मक। देखो ये है क्या, माध्य निरपेक्ष त्रुटि, माध्य निरपेक्ष त्रुटि तथा माध्यमान के अनुपात को, माध्यमान के अनुपात को आपेक्षिक अथवा भिन्नात्मक त्रुटि कहते हैं। मतलब दो संख्याओं का अनुपात क्या कहलाएगा, भिन्नात्मक त्रुटि कहलाएगा। जैसे माध्य निरपेक्ष त्रुटि और माध्यमान, इन दोनों का जो हम अनुपात कर देंगे उसको हम क्या बोलेंगे, आपेक्षिक या भिन्नात्मक त्रुटि। अब निरपेक्ष त्रुटि तो हमने पढ़ी है, हमने माध्य निरपेक्ष त्रुटि नहीं पढ़ी, लेकिन जो निरपेक्ष त्रुटि का एवरेज होगा उसको हम क्या बोल देंगे, माध्य निरपेक्ष त्रुटि। तो इसको समझ लेते हैं पहले। जैसे हमने डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3 और डेल्टा AN तक ये क्या निकाली थी, हमने निरपेक्ष त्रुटियां निकाली थी। अब इन निरपेक्ष त्रुटियों का अगर हम औसत निकालना चाहे तो इन सभी का प्लस कर दो और ये n थी ना तो n से डिवाइड कर दो, तो ये हमें क्या मिलेगी, माध्य निरपेक्ष त्रुटि मिलेगी, माध्य निरपेक्ष त्रुटि। राइट। अब इस माध्य निरपेक्ष त्रुटि को हम am से प्रदर्शित कर देंगे। m का मतलब तो माध्य हुआ यानी कि मीन, और यहाँ पे हम औसत निकाल रहे हैं तो औसत को शो करने के लिए हम यहाँ पे बार लगा देंगे, तो am बार है ये। राइट। अब देखो औसत हम कैसे करेंगे, आपेक्षिक अथवा भिन्नात्मक त्रुटि इक्वल टू, हम क्या निकाल रहे हैं, आपेक्षिक अथवा भिन्नात्मक त्रुटि। तो ये क्या होगी, डेल्टा am बार अपॉन am बार क्या है, ये हमारे पास औसत निरपेक्ष त्रुटि है, और जो am है ये हमारे पास क्या है, माध्य मान है, और इस माध्य मान को ही हम वास्तविक मान भी बोलते हैं। क्लियर है ना बात। तो ये तो है हमारी आपेक्षिक अथवा भिन्नात्मक त्रुटि। अब बात करते हैं प्रतिशत त्रुटि की, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं परसेंटेज एरर। यदि आपेक्षिक अथवा भिन्नात्मक त्रुटि को, ध्यान देना, यदि आपेक्षिक अथवा भिन्नात्मक त्रुटि को प्रतिशत में व्यक्त किया जाए, किस में व्यक्त किया जाए, प्रतिशत में, तो यह प्रतिशत त्रुटि कहलाती है। देखो किसी भी भिन्न को प्रतिशत में कैसे चेंज कर सकते हैं। सपोज करो हमारे पास है 5/20, ठीक है ना, ये कोई फ्रैक्शन है हमारे पास, कोई भिन्न है, और इसे हमें परसेंटेज में चेंज करना है, तो 5/20 मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 100 करेंगे। अगर किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो तो 100 से गुणा कर दो। अब देखो ये कितना होगा, 20 पंजे 100, 5 पंजे कितना होगा, 25, तो 25% हो गया। अब ये जो 5/20 का मतलब है वो किसका, क्या मतलब है इसका, 25%। राइट। तो देखो यहाँ पे हम किसी भी भिन्न को परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे मान के चलो आपका टेस्ट हुआ 10 नंबर का, आपका टेस्ट कितने नंबर का हुआ, 10 नंबर का, और मान लो आपके 9 नंबर आ गए टेस्ट में, 10 में से कितने नंबर आए आपके, 9 नंबर, और मान लो हमें परसेंटेज निकालनी है कि कितने % नंबर आए हैं, तो 9/10 ऐसे तो लिखते हैं ना, 9 नंबर आए वो 10 में से आए, ऐसे थोड़ी लिखेंगे कि